अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट। आज हमने जिस चीज़ पे डिस्कशन करनी है वो है, पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था नेक्स्ट.जेएस और बिल्कुल फ्रंट एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट से रिलेटेड। हमने देखा था कि हमने कर्सर और क्लाउड कैसे यूज करके एक नेक्स्ट.जेएस में एप्लीकेशन बनानी है जिसको हम वर्जन पे डिप्लॉय कर सकते हैं, गिटहब पे कुछ कर सकते हैं, उसके रेपो बना सकते हैं। आज हम थोड़ा सा जो है आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि जो मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है मर्ज स्टैक में, वो किस तरह होती है। जो हमारा बेसिकली गोल है आज, वो ये कि हमने मॉडर्न वेब आर्किटेक्चर को पढ़ना है। हमने मर्ज स्टैक के अंदर मोंगो, नेक्स्ट, एक्सप्रेस, नोड, इन सारों की बेसिक्स को हम कवर करेंगे और हम एक रियल प्रोजेक्ट जो है ना उसको लोकली डिप्लॉय करेंगे अपने पास। हम सारा कुछ जो है वो सीखेंगे जरूर, लेकिन हम कोड जो है वो हम कर्सर और प्लॉट से करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे हम यही समझ रहे हैं कि अभी आप लोगों का फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर है और हम लोगों ने इसको बिल्कुल इजी टू यूज और इजी टू अंडरस्टैंड रखना है। हमने आज जो बनाना है वो एक CRUD एप्लीकेशन, यानी CRUD का मतलब होता है क्रिएट। CRUD के जो फोर वर्ड्स हैं CRUD के अंदर, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U से अपडेट और डिलीट, यानी कि एक एप्लीकेशन के सारी ऑपरेशंस होते हैं उनको CRUD कहते हैं। कि हमने CRUD एप्लीकेशन बनानी है और हम देखेंगे कि वो उसके अंदर सारे जो ऑपरेशंस है वो कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। कैसे हम लोग कोई चीज़ डीबी में रखवाते हैं, क्रिएट करते हैं, कैसे हम गेट करते हैं, कैसे हम अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। हम देखेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनता है और हमने कर्सर और प्लॉट को किस तरह यूज करना है और हमने किस तरह इसको डिप्लॉय करना है लाइक रियल डेवलपर्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। हमने पहले हमने पढ़ा था फ्रंट एंड के बारे में, सिर्फ नेक्स्ट.जेएस के बारे में, और हमने पढ़ा था कैसे डिप्लॉय करना है। अब हम एक एग्जांपल को माइंड में रखते हैं। आप अ, समझें कि आप आ गए हैं दराज के ऊपर। ठीक है, दराज का सबको पता है। दराज के अंदर क्या होता है कि जब आप पहले दफा ओपन करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको दिखाने लगा। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं दराज के अंदर। अच्छा, जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि ये जब ओपन होती है तो हमारे पास जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको यूआई के अंदर, वो फ्रंट एंड के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, हाँ ये ओपन हो गया, इसको रहने देते हैं। अच्छा, ओएलएक्स के ऊपर अब ये देखें, अब ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं? फ्रंट एंड के अंदर। जैसे हमने पिछले दफा हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, हमने सारा कुछ हार्ड कोड किया हुआ था उसके अंदर। हमने अपना नाम और सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो सारी चीज़ें हमने हार्ड कोड की हुई थी। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, मोबाइल्स आ रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ आ रही हैं, ये सारा कुछ बैकएंड से आ रहा है। ये हमने गेट की एपीआई के थ्रू बैकएंड से चीज़ें आ रही हैं। जो जब पहले दफ़ा वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या होता है कि आपका फ्रंट एंड एक एपीआई कॉल करता है। एपीआई कॉल क्या होती है? जो बैकएंड को बताती है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, सर्वर को बताती है कि यार ये मुझे चीज़ें सेंड करो। तो अब जो सर्वर क्या करता है, वो चेक करता है, अच्छा मुझे फ्रंट एंड से कॉल आई है, तो अब मैं डेटाबेस से सारी चीज़ें क्या नाम है गेट करूंगा और इसको फ्रंट एंड को वापस भेज दूंगा। तो बेसिकली ऐसे हो रहा है। अगर आप इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी जाए ना, मैंने शायद बंद किया हो यहाँ पे, ये देखें, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं फ्रंट एंड, ये बैक एंड से गेट हो रही हैं, ये सारी इमेजेस वगैरह। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाना था कि मॉडर्न वेब ऐप के अंदर किस तरह पीछे बैकएंड से चीज़ें गेट होती हैं। इसके अंदर आप लॉग इन कर लेंगे तो आपका अपना यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अभी आप रीड कर रहे हैं यहाँ पे CRUD के अंदर, आप रीड कर रहे हैं सारा कुछ। जब आप इसके अंदर अपना अकाउंट बनाएंगे और कोई चीज़ पोस्ट करेंगे तो आप क्रिएट कर रहे हैं। जब आप अपनी कोई चीज़ आपने यहाँ पे पोस्ट की, उसको अपडेट करेंगे, अपडेट हो जाएगा, और जब डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ एक फ्रंट एंड वेबसाइट बनाई थी, पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने देखा था कि क्लॉड और कर्सर के थ्रू हम कैसे अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाएंगे जिसको हम एक्चुअली लाइव भी करेंगे। हमने एक क्लॉड के थ्रू हमने एक वेबसाइट बनाई थी, पोर्टफोलियो वेबसाइट, वो मैंने अपने नाम से बनाई थी। उसको हमने देखा था कर्सर के अंदर कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है, और उसके बाद हमने उसको गिटहब पे डिप्लॉय किया था, वर्सल पे डिप्लॉय किया था यूजिंग गिटहब। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, सिर्फ फ्रंट एंड का काम। अब हम क्या करने लगे, हम बैकएंड को भी इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे और हम देखेंगे कि पूरे CRUD एप्लीकेशन एक ऐप के अंदर कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ना स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस है ना, उनके अंदर आर्किटेक्चर किस तरह बनता है। हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरह की। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेते हैं
इसको हम कहते हैं ये फ्रंट एंड है। ठीक है, इसके बाद ये आता है यहाँ पे, ये हमारा बैक एंड आ गया, ये हमारा बैक एंड है। और ये हमारी डीबी है। ठीक है, अच्छा ये जब हमारा यहाँ पे इस तरह का आर्किटेक्चर कुछ होता है, सिंपल सा मैं बनाया अभी आपको। इसके अंदर क्या होता है कि फ्रंट एंड हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है, और बैक एंड जो है वो आपका कहीं वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉयड है। फ्रंट एंड क्या होता है, वो कॉल करता है बैक एंड को, और बैक एंड क्या होता है, वो करता है डीबी से चीज़ें लेकर आता है। ठीक है, तो जब फ्रंट एंड बैक एंड को कॉल करेगा, बैक एंड उसको वेरीफाई करेगा और डेटाबेस से चीज़ें लाके वापस फ्रंट एंड को दे देगा। ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है। ठीक है, और आज हम इसी को ही स्टडी करेंगे और इसी के थ्रू हम सारी चीज़ें हम डिप्लॉय करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ पे कर्सर ही सीधा ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर हम जो है ना डायरेक्टली हम इसके ऊपर चलते हैं कि सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी। अच्छा, यहाँ मैंने एक फोल्डर बना लिया था टू डू ऐप के नाम से। अब ये बिल्कुल खाली फोल्डर है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एक वेब ऐप बनाएंगे यहाँ पे। और आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने कर्सर वगैरह इंस्टॉल कर लेना है, वो आपको सिखाया भी था किस तरह करना है। आपने क्लाउड आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैंने क्लाउड इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली क्लाउड को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जब आप इसका प्रो वर्जन लेंगे तो आपका डायरेक्टली इसी तरह CLI के अंदर आ जाएगा। अब अगर आपने सिर्फ कर्सर लेना तो आप सिर्फ कर्सर ले लें। अच्छा है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको मर्ज स्टैक का भी बता देता हूँ। मर्ज स्टैक के अंदर हमने करना किस तरह। स्टैक आर्किटेक्चर के बारे में डायग्राम वगैरह मिल जाए। हाँ, ये बेहतर लग रही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, जैसे मैंने भी आप लोगों को फ्रंट एंड और बैक एंड की दिखाई थी, मैं इसमें रिएक्ट की जगह नेक्स्ट यूज़ करेंगे। रिएक्ट और नेक्स्ट का बस फ़र्क ये है कि नेक्स्ट ज़्यादा जो है ना SEO फ्रेंडली है, और उसके अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, इसलिए ज़रा वो बेटर प्रेफर की जाती है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बना के देखा था फ्रंट एंड बैक एंड और डीबी की, उसी तरह सेम यहाँ पे रिएक्ट की जगह नेक्स्ट समझ लें आप, और एक्सप्रेस और नोड आप सर्वर के अंदर ही इसको समझ लें, और ये एंड पे मोंगो डीबी आती है। बिल्कुल वैसे ही होगा, हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे और बैक एंड बनाएंगे जिसका डीबी कनेक्टेड होगी। फ्रंट एंड कॉल करेगा बैक एंड को, बैक एंड लेकर आएगा डीबी से चीज़ें, और वापस रिएक्ट यानी कि नेक्स्ट जेएस को वापस वो चीज़ें पकड़ा देगा। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट जेएस हमारा फ्रंट एंड है, नोड जेएस के अंदर हम अपना पूरा सर्वर बनाएंगे। एक्सप्रेस जेएस जो है वो एक समझ लें, सिर्फ एक लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क समझ लें आप इसको, जो कि हमारा ना कोड को मिनिमाइज करती है और राउटिंग में ना बहुत हेल्प करती है हमें। तो ये एक समझ लें पार्ट ऑफ नोड जेएस ही है। इसके आगे आता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक नॉन एसक्यूएल यानी कि है, अगर आप लोगों ने अब तक डेटाबेस नहीं पढ़ी तो आपको थोड़ा बता दूं, इसके अंदर आप एसक्यूएल क्यूरीज के बजाय आप नो एसक्यूएल के थ्रू काम करते हैं। इसका ये होता है कि ये एक समझ लें एक कलेक्शंस बनाती है ढेर सारी, यानी कि आप समझ लें आप एक्सेल शीट बनाते हैं ना, एक्सेल शीट का आप लोगों को पता होगा। आप समझ लें आपके मल्टीपल एक्सेल शीट आ गए और आपने उनको एक जगह पर स्टोर कर लिया। मोंगोडीबी ऐसे ही काम करती है, आपने बैकएंड से डाटा मोंगोडीबी से पकड़ना है और उसको फ्रंट एंड वापस पकड़ा देना। मोंगोडीबी के अंदर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जैसे एसक्यूएल के अंदर होती हैं कि आपने प्राइमरी की और फॉरेन की, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों के पास नहीं आती। ठीक हो गया। अब मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया मर्ज स्टैक के बारे में। अब हम चलते हैं कर्सर के अंदर और हम ना एक टू डू ऐप बनाते हैं। यहाँ पे अब हम कर्सर या फिर क्लाउड को बताते हैं कि हमने क्या बनाना है। हम कहते हैं जी क्रिएट टू डू ऐप। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, use MERN stack and Next.js, use proper folder structure। हम प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने कहते हैं जो होगा, तो कैसे करते हैं हम लोग, सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं बनवाते हैं, हम एक इकट्ठे से काम करते हैं। पहले हम सिर्फ Next.js में फ्रंट एंड बनवाते हैं। Next.js अब हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं हमारी टू डू ऐप के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, अब इसके अंदर टू डू ऐप के अंदर क्या ही हो सकता है मैक्सिमम। आपने ऐप अपनी खोली, आपका लॉगिन साइन अप होना चाहिए,
आपका उसके बाद आपकी सारी जो आपने चीज़ें रखी हुई हैं, यानी कि अपने टू डू के लिए अपने लिए रखी हुई हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये लिखते हैं, अच्छा क्रिएट टू डू ऐप। इसको हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड हमारा है नेक्स्ट.js के अंदर और टेलविंड CSS के अंदर। बल्कि इससे बेहतर भी मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि आप चैट जीपीटी से अपना प्रॉम्प्ट ज़्यादा अच्छा लिखवाएं। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं जी, क्रिएट अ फुल स्टैक टू लिस्ट ऐप यूजिंग फ्रंट एंड। हम कर लेते हैं नेक्स्ट टेलविंड सीरीज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये स्टाइलिंग के लिए होती है, और नेक्स्ट जैसे हमारा फ्रंट एंड का स्टैक है। बैक एंड में आ जाते हैं हम Node.js, एक्सप्रेस और डीबी हम यूज़ करेंगे मोंगो। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि आप लोगों ने चीज़ इंस्टॉल कैसे करनी है। मोंगो कंपस आपने कैसे इंस्टॉल करना है, मोंगो कंपस होता है क्या, वो भी चीज़ें बताऊंगा आपको। पहले हम जरा अपना प्रॉम्प्ट एक लिखवा देते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट सब उसको बता देते हैं। क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है। इसके बाद हमारी अब एप्लीकेशन में होना क्या चाहिए, ठीक है, ये हमारा नंबर 1 है, क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर। नंबर 2 पे हमारे पास है फुल CRUD ऑपरेशंस। इसके बाद आते हैं जी CRUD के अंदर वो समझिए सारी चीज़ें क्या है। हम क्या कहते हैं जी, इसके अंदर हमारे पास टास्क आना चाहिए। ईच टास्क वुड हैव टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हम स्टेटस भी कर लेते हैं एक, और हम डेट भी उसका क्रिएट डेट या ड्यू डेट कर लेते हैं, ड्यू डेट कर लेते हैं हम। हमने यहाँ पे पूरी रेस्ट एप्लीकेशन बनानी है, तो हमें सारी रेस्ट एपीआई होनी चाहिए। गेट पोस्ट, ये भी आपको मैं बताता हूँ आप लोगों ने इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, ये सारी एपीआई के अंदर। इसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पास और क्या होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास सब आएगा फ्रंट एंड और बैक एंड को जो हमने कनेक्ट करना है, उसके लिए हम एक्सियोस यूज़ करते हैं, यानी कि एपीआई के लिए। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए प्रॉम्प्ट बनेगा ना, तो हम उसको मैं आपको एक एक चीज़ पे समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें क्या कर रही है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, और डू प्रॉपर एरर हैंडलिंग, ये लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, चेक बॉक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, चेक बॉक्सेस और कंप्लीटिंग टास्क। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ें, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम इसका पूरा ये लिखवाते हैं। हमारे पास ये प्रॉपर को इसने यार यहाँ पे इसको कोड नहीं देना चाहिए था, ये लिखना भूल गया मैं। अब ठीक है। अच्छा, अभी हम जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाया इसके अंदर हम स्टार्टिंग से आ जाते हैं। मैंने आपको नेक्स्ट के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया, टेलविंड के बारे में पढ़ लिया। एक्सियोस इस बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि यूज होती है एपीआई कॉलिंग के लिए। एपीआई के बारे में आपको बताया, जैसे अब यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं, ये एपीआई कॉल्स के थ्रू आ रही हैं। यहाँ पे एक एपीआई लगी हुई है जो कि बैकएंड को पूछती है कहती है मुझे ये चीजें ला के दो। तो बेसिकली एक्सियोस एक लाइब्रेरी जो इसके लिए यूज हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आपको बैकएंड Node.js और एक्सप्रेस का मैंने बता दिया कि सर्वर में यूज होती हैं। रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पे सिंपल हैं, टास्क के अंदर हर की टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट होनी चाहिए। बैकएंड के बाद अच्छा, अब गेट पोस्ट पुट डिलीट में क्या फर्क है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, CRUD होती है, CRUD ऑपरेशन होते हैं। तो CRUD के अंदर जो रीड है समझ लें वो गेट है, ठीक है, पोस्ट है वो क्रिएट है, पुट है वो यानी कि अपडेट है, और डिलीट जो है वो डिलीट ही है CRUD के अंदर, डी फॉर डिलीट। तो ये उनके लिए रेस्ट एपीआई के अंदर नाम दिए हैं, ये काइंड ऑफ एपीआईज हैं। ठीक है, अच्छा, हमने एक्सप्रेस राउटर यूज करना है। अब कंट्रोलर मॉडल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो हम आर्किटेक्चर रखेंगे ना फोल्डर स्ट्रक्चर का, उसके अंदर कंट्रोलर्स होते हैं ना, वहाँ पे आपकी एक्चुअल लॉजिक होती है, और मॉडल्स के अंदर आपकी मोंगोडीबी के
जो डेटाबेस होती है ना उसके मॉडल्स पड़े होते हैं कि उस हर एक जो कलेक्शन होता है उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यूज़र का एक मॉडल है, उसके अंदर यूज़र का नेम होगा, उसका पासवर्ड होगा, ईमेल होगा, तो ये मॉडल उसके अंदर आ जाते हैं। जब ये बनाएगा ना हम कोड के अंदर जाके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक हो गया। हमने आगे बताया कि जी मोंगो स्कीमा यूज़ करे, प्रॉपर एरर हैंडलिंग, एसिंक वेट भी एक अलग ही टॉपिक चला जाता है, वो ज़्यादा डीप चले जाएंगे हम, वो हम अभी नहीं समझते। एक्सियोस आ गया, ठीक है, यहाँ पे यानी यानी कि सारी चीज़ें उसने कंप्लीट ही है। अब हम इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और हम इसको जी सीधा यहाँ पे जाके क्लाउड को बताते हैं कि ये हमें कर ले। ठीक है, और देखते हैं हमें क्या बना गया था। फिर वो एरर आ गया है। क्लाउड पे कोई इशू चल रहा है दोबारा से। चलो फिर हम ये काम कर्सर से ही करवा लेते हैं। हो गया। अच्छा, मैं आपको तब तक थोड़ी थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ जो हमने भी, मैं आपको अभी और नहीं बताई। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये हो सकता है कि आप फ्रंट एंड के लिए अलग फोल्डर बना लें और आप सर्वर के लिए बैक एंड के लिए अलग फोल्डर बना लें। तो इससे क्या होता है कि आपका फ्रंट एंड का अलग चल रहा होता है और बैक एंड का अलग फोल्डर होता है। यहाँ पे जब ये बनेगा ना तो आपको नजर आएगा कि इन दोनों का अलग स्ट्रक्चर बना होता है और उन दोनों का आपस में कम्युनिकेट कौन कराता है। जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, फ्रंट एंड और बैक एंड का आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी, वो एपीआई के थ्रू होगी। फ्रंट एंड बैक एंड में एपीआई के राउट्स बनेंगे, ठीक है, और वो फ्रंट एंड कॉल करेगा। जब फ्रंट एंड कॉल करेगा तो बैक एंड की वो राउट हिट होंगी और वो कंट्रोलर के अंदर जो लॉजिक है वो चलेगी। उसके बाद डेटाबेस से चीज़ें आएंगी और वो बैक एंड से फ्रंट एंड को वापस चली जाएंगी। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा आर्किटेक्चर है। ये सबसे जरूरी चीज़ है, ये जिसको समझ नहीं आई ना वो प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा पूछ लेना वैसे, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आए तो फिर आगे भी चीज़ें समझ नहीं आनी। ये आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। हो गया। चलिए, यहाँ पे इसने पूरा प्लान बना लिया। ये देखिए, मैंने आपको कहा था बैक एंड और फ्रंट एंड के अलग अलग फोल्डर बना लिया। अब फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर भी कुछ नहीं है, बैक एंड में भी बना रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है। कंट्रोलर्स क्या हैं, मिडलवेयर क्या है, मॉडल्स क्या हैं, राउट्स क्या हैं, कॉन्फ़िग्स क्या हैं। ये आपको जो वाइब कोडिंग के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि ये फोल्डर्स कर क्या रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जो पैकेट जो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, यहाँ पे आपकी लाइब्रेरीज के सारे वर्जन वगैरह होते हैं और आपके ऐप स्टार्ट कैसे होनी है, वो कैसे होना है। जी, एमवीसी आर्किटेक्चर सही बताया आपने, सही शायद। यहाँ पे जो हम आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं इसके अंदर देखें, मिडल जो है मॉडल्स हैं और वहाँ पर कंट्रोलर है और वहाँ पर राउट है। एमआरसी समझ लो एक तरह का हो गया। ठीक है, राउट्स के अंदर हमारे राउट्स आएंगे, हमारे कंट्रोलर्स के अंदर हमारे कंट्रोलर आएंगे और मॉडल्स के अंदर हमारे मॉडल्स आएंगे। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, वो एक दफ़ा पूरा बन जाए फिर समझ आएगा हमें। एक दफ़ा बन जाए। अब राउट्स बेसिकली वो एपीआई एंड पॉइंट की जगह है, यानी कि जहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी एंड पॉइंट कहाँ पे है और कौन सी एंड पॉइंट का कंट्रोलर किधर है। जब भी फ्रंट एंड से कॉल आएगी वो जाएगी सबसे पहले राउट्स में। ठीक है, यानी कि मेन हमारी फाइल्स होती हुई राउट्स में जाएगी और राउट्स के अंदर ढूंढने की, अच्छा मेरी एपीआई कौन सी है। एपीआई ढूंढने के बाद वो जाएगी कंट्रोलर में। ठीक है, और उसके बाद जो होगा वो कंट्रोलर रन होगा और वो डेटाबेस से चीज़ें ला के देगा। अच्छा, हम यहाँ पे मॉडल्स में चले जाते हैं। अच्छा, ये देखें अब ये स्कीमा बन रहा है। अब हमने कहा कि हर टास्क जो होगा ना उसके अंदर टाइटल होगा। हमने वो टाइप, उसकी स्ट्रिंग है, वो रिक्वायर्ड है और आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है, स्टेटस है। ये इसका मॉडल है। ये मॉडल जो होता है ये मोंगोडीबी कंपस में यूज होता है। ये मोंगोडीबी कंपस है। अब ये मोंगोडीबी कंपस क्या चीज़ है, आप जाएंगे इधर गूगल के ऊपर और मोंगोडीबी एटलस पे आप चले जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे जाएंगे ना तो आपने इसके यहाँ पे अपना लॉगिन वगैरह कर लेना है और अपनी डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, ये बेसिकली मोंगो डीबी जो है ना वो समझ लें आपके क्लाउड पे एक डीबी है। आप इसको लोकली भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन आप जो इस यानी कि अपनी सीखने के लिए आप इसको क्लाउड पे ही रखें। ठीक है, मोंगो डीबी, मोंगो कंपस भी डाउनलोड यहाँ से कैसे होगा। कंपस बेसिकली वो एप्लीकेशन है जो यानी कि मोंगो डीबी को फ्रंट एंड पे ले आती है, यानी कि यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट खोला हुआ है, ये टू डू ऐप का एक मैंने एक बनाया हुआ है। यहाँ पे टू डू ऐप की सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अच्छा, मोंगो डीबी कंपस बेसिकली वो जीयूआई है
जो कि आपकी क्लाउड डीबी से कनेक्ट होगा और वो सारी चीज़ें वहाँ से कम्युनिकेट वगैरह कराएगा। यहाँ पे आप जाके अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं आप, यानी कि अपने डिपेंडिंग मेरे पास लिनक्स है, आप अपने मैक पे या फिर विंडोज़ के ऊपर डाउनलोड कर लें। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप अपना प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करें। यहाँ पे अपना क्लस्टर बनाएं आप, और क्रिएट क्लस्टर के बाद ना उसके अंदर अपनी यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाके ना, यहाँ से नहीं, यहाँ पे कनेक्ट कर लिए ना, आएगी कंपास, यहाँ पे ये आती है। या आपने डीबी पासवर्ड वगैरह सेट करके इसको यूज़ करना, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। आगे चलते हैं। हमारे पास मोंगो डीबी की हमें समझ आ गई, हमने मोंगो डीबी कंपास भी इंस्टॉल कर लिया और हमने उसके अंदर अपनी एक ऐप यानी कलेक्शन बना ली, ठीक है। अब इसका एक वो होती है क्या कहते हैं उससे बोला, कनेक्शन स्ट्रिंग, वो आपने पकड़नी है यहाँ से, यहाँ पे कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसको आपने अपनी कोड के अंदर जाके .env के अंदर रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे .env बनाई थी, ये .env क्या चीज़ है। अभी .env के अंदर आपका सारी प्रोजेक्ट की जो सारी डिटेल्स है ना, यानी कि कीज़ हैं आपकी। फॉर एग्जांपल आपने MongoDB कनेक्ट करनी है, आप वो .env में रखेंगे जो आप यानी कि गिटहब पे भी डिप्लॉय नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे .env के अंदर आपका जो है MongoDB का पासवर्ड और कौन सी आपने टू डू ऐप यूज़ करनी है वो आएगी। इसके आगे आप पोर्ट वगैरह अपने डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट 5000 यहाँ पे आपकी ऐप स्टार्ट होगी। अच्छा, हम आए थे यहाँ पे server.js, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी मेन फाइल है, यहाँ पे आपका जो सर्वर है ना यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे app.listen जो है ना, ये वही लाइन जो होगी ना, ये चलेगी आपकी जब आपका सर्वर स्टार्ट होगा। एक दफ़ा ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको, ये रन होगा ना तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी आपको। अच्छा, मैंने आपको बताया server.js जो है ना, ये आपकी मेन फाइल है। यहाँ पे आपका जो सर्वर है ना, यानी कि वो मेन जो उसकी जो एंट्री पॉइंट है उसका वही है। अब पोर्ट कौन सा है, पोर्ट क्या होता है जहाँ पे आपका सर्वर रन होगा। जैसे हमने फ्रंट एंड को हमने चलाया था, तो हमने फ्रंट एंड को लोकल होस्ट 3000 पे चलाया था। इसी तरह हमने सर्वर को कहाँ चलाएंगे, .env.port, यानी कि जो पोर्ट हमने .env में डिफाइन किया, या तो वो यूज़ होगा या फिर 5000 यूज़ होगा, ठीक है। कनेक्ट डीबी के एक फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से चल जाएगा। इतना आप लोगों को कोड के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस यानी कि आपने फोल्डर स्ट्रक्चर को देखना है, ध्यान रखना है, और आपने देखना है कि चीज़ें कनेक्ट कैसे हो रही हैं। server.js मैंने बताया आपकी एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आपकी सारी जो APIs है ना वो कॉल होंगी। यहाँ पे app.use/api/task है। अब ये कहाँ जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं /routes/task routes। ये राउट्स के अंदर क्या है, टास्क राउट्स। अब इसके अंदर लगी हुई है आपकी सारे राउट्स। अब इन राउट्स के अगेंस्ट कंट्रोलर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको हम और इजी कर लेते हैं, इसी को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सर्वर है आपका, सर्वर के अंदर आपके पास आ गया राउट्स, आ गया राउट्स के अंदर आ गया आपके पास कंट्रोलर, ठीक है। अब सर्वर आपकी server.js ये आपकी मेन एंट्री पॉइंट है, ठीक है। राउट्स आपके API के जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं, और कंट्रोलर आपकी एक्चुअल लॉजिक है, ठीक है। जब भी फ्रंट एंड कॉल करेगा वो server.js मतलब server.js के पास जा रही है, फिर राउट्स के पास जा रही है, फिर कंट्रोलर के पास जा रही है। कंट्रोलर के पास जाके एक्चुअल जो कंप्यूटेशन है, जो लॉजिक है, वो जाके एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। हम आते हैं, हम अब राउट्स के थ्रू होते हुए वो पहुंच गई कंट्रोलर्स में। कंट्रोलर्स के अंदर क्या है, कंट्रोलर के अंदर आपकी एक्चुअल जो लॉजिक है वो ये देखें, यहाँ पे लगा हुआ है .find/id। टास्क को ये मॉडल्स के थ्रू फाइंड कर रही है कि मुझे कौन सा टास्क चाहिए। क्रिएट टास्क के लिए ज़्यादा कोड है, अपडेट टास्क के ज़्यादा कोड है, यह आपकी एक्चुअल लॉजिक है। जो आप C++ में सीख रहे हो ना इस वक्त, आप लोग फंक्शंस बनाते हो, सेम वही है। फंक्शंस बन रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा हमने मॉडर्न कर दिया और इसको हमने APIs के साथ कनेक्ट कर दिया, जो कि फ्रंट एंड कॉल करेगा। सिर्फ ये फ़र्क है। आप लोग जो C++ वगैरह में फंक्शंस बना के आप उनको कॉल करते हो ना अपनी मेन फाइल के अंदर, उनको इस तरह करके आप लोग प्रिंट को यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे करके आप यूज़ करते हो, इस तरह करके यानी कि कोई फंक्शन चला लेते हो अपना। सेम उसी तरह आप फंक्शन को चलाने के लिए हम API यूज़ करेंगे, और API को हम एक्सपोज कर देंगे फ्रंट एंड के ऊपर। तो फ्रंट एंड जो होगा वो इन APIs को यूज़ करते हुए जो है ना सर्वर की लॉजिक को यूज़ करेगा और अपना काम पूरा कर लेगा, ठीक है। इसमें आगे लेक्चर बना देने में सारा कुछ बन गया। अच्छा, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं CD करके फ्रंट एंड के अंदर, और सबसे पहले npm-i करते हैं। npm-i क्या करता है, npm-i आपकी सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेता है जो कि पैकेज और जेसन में लिखी होती हैं। यहाँ लिखें, ये पैकेज और जेसन में जितनी
भी आपकी डिपेंडेंसीज है ना, एक्सियोस, नेक्स्ट, रिएक्ट, डॉम, ये सारी चीज़ें नोड मॉड्यूल्स में जाके इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, फ्रंट एंड के बारे में मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, मेरे ख्याल से उसके आर्किटेक्चर में हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा कोड उसका हम देख लेंगे। npm रन डेफ करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लोकल होस्ट 3000 पे चल गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं लोकल होस्ट 3000 पे, देखते हैं चला कि नहीं चला अब तक। भी कंपाइल हो रहा है, साथ ही साथ हम अपना दूसरा जो कि है बैकएंड वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। npm i कर लेते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लें, इसकी सारी लाइब्रेरीज। अब देखें ये हमारा मेन फोल्डर स्ट्रक्चर है, फ्रंट एंड, बैक एंड, और ये रीडमी डॉट एमडी तो सिर्फ ऐसे ही है बताने के लिए हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, इसको भी हम npm रन डेफ करते हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं। हमारी टू डू ऐप बन गई है। अब टू डू ऐप के अंदर भी नेटवर्क एरर आ रहा है जी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको हमें कैसे चलाना है। हमने ये सारा कुछ जो है, अच्छा देखिए सर्वर रनिंग का आ गया है, मोंगो डीबी कनेक्टेड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, मोंगो डीबी में जाके चेक करें। एक तो मैंने वैसे ही बना दिया था। अच्छा, हम पहले डायरेक्ट चेक करते हैं यहाँ पे एपीआई चल रही है कि नहीं चल रही। करते हैं हम ट्राई करते हैं बना के एक कोई भी टास्क के लिए, कोई भी टास्क बना लेते हैं। सर्वर चेक, इसको हम यहाँ बढ़ाते हैं, चेक हेल्थ ड्यू डेट हम डाल देते हैं यहाँ पे, कुछ भी पेंडिंग है डाटा से ही देखते हैं। यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हम जाके देखते हैं मोंगो डीबी के अंदर, इसको हम जरा रिफ्रेश करें। ये देखें, ये मैंने वैसे ही बनाया था यूज़र का कलेक्शन, इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अच्छा, ये हमारी ऑटोमेटिकली कलेक्शन बन गई। देखिए मैंने वहाँ पे क्या ऐड किया था, सर्वर चेक, चेक हेल्थ और स्टेटस पेंडिंग, ये हमारी डेटाबेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने मॉडल के अंदर क्या डिफाइन किया हुआ था, ये हम साथ खोल लेते हैं। इसका मॉडल है यहाँ पे, पासवर्ड से इसमें कहा था टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, ड्यू डेट, ये थी। और मोंगोडीबी के अंदर जाके क्या एंट्री हुई है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस और ड्यू डेट। ठीक है, अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है कि जी फ्रंट एंड हमारा ओपन हो गया, यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब हम जब ये एंटर करेंगे ना तो एक एपीआई कॉल हिट होती है, जो कि हम यहाँ पे अगर देखें जाके, ये वाली कॉल थी गेट की, वो किधर है, ये देखें, ये हमारी एपीआई थी, http लोगोलोस API/API/task, और ये पोस्ट मेथड की थी। ठीक है, हमने इसमें पेलोड क्या डाला है, पेलोड हमने ये डाला था सर्वर चेक, चेक हेल्थ, और ये सारी चीज़ें डाली थी हमने, और हमें इसका रिस्पॉन्स क्या आया, सक्सेस आ गया कि ये एंटर हो गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूँ तो ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये हमारा भी पेंडिंग टास्क है। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले जब हमने ऐप ओपन किया, हम इसको बंद करते हैं दोबारा से। ठीक है, हाँ बस एक चीज़ डीबी में पड़ी हुई है, हम वो देखेंगे वो कैसे आई है। लोकल होस्ट लगाया, ये लोड हुआ है, लोड कहाँ से हुई, ये एपीआई चली है। दोबारा इसको करते हैं फिर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो डेव टूल्स मैंने खोले हैं यहाँ पे, ये जो है, ये देखें, ये गेट की एपीआई है। गेट क्या, ये क्या कर रहा है, /API/task, ये क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, और इसके रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, ये डाटा मिल रहा है, काउंट 1 डाटा, ये सारा कुछ। अब हम इसके अंदर एक और एंट्री करते हैं। ठीक है, हम करते हैं जी प्रोजेक्ट हमारा है, इसके अंदर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हमने जी क्या पढ़ना है, स्पेलिंग को माफ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम ड्यू डेट डाल देते हैं और इसको पेंडिंग करते हैं, दोबारा करते हैं। ठीक है, और हम इसको दोबारा ऑन करके डेव टूल्स हम दोबारा चेक करते हैं क्या एपीआई कॉल से आ रही है। ये एक एपीआई कॉल गई है टेट की। अब इसमें क्या आ रही है, दो चीज़ें आ रही हैं, पहले हमारा सर्वर चेक आ रहा था, हमने एक और चीज़ एंटर की, अब दूसरी चीज़ आ रही है। इसी तरह हम यहाँ पे जाके देखें हमारे डेटाबेस में,
तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो ये 2 आ जाएंगे। अब देख रहे हैं आप, ये हमने क्रिएट और गेट करना हमने सीख लिया है कि हमने क्रिएट कैसे करना है और गेट कैसे करना है। गेट के लिए गेट की एपीआई यूज हो रही है और पोस्ट के लिए पोस्ट की एपीआई यूज हो रही है। अब हम जरा सर्वर में जाके देखते हैं कि ये फ्रंट एंड एक्चुअली कर कैसे रहा है। ठीक है, हम जाते हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आपका मेन पेज होता है। यहाँ पे मैं वैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, फेच टास्क, ये देखें, ये लगा हुआ है, ये गेट ऑल का फंक्शन है। ये देखें, ये गेट ऑल की एपीआई, यहाँ पे एपीआई डॉट गेट स्लैश टास्क। ये जो कोड है ना यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, गेट ऑल टास्क कर रहा है। ठीक है, ये वाली क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये वाला आप क्रिएट के बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ से एपीआई कॉल होगी जो बैकएंड को जाएगी। अपडेट को करेंगे अपडेट की जाएगी, रिमूव को करेंगे रिमूव की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है रिडक्स, वो हम अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी रिडक्स की तरह मुझे ज़रा काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, बस वही नहीं पड़ी इसमें। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं डॉट ENV डॉट लोकल। अच्छा, ये देखें, अब फ्रंट एंड के अंदर भी डॉट ENV होती है जैसे बैक एंड के अंदर डॉट ENV होती है। ये असल में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पब्लिक एपीआई यूआरएल। ठीक है, अब ये जो यूआरएल है ना, ये अब हमारे फ्रंट एंड को कैसे पता है कि बैक एंड किधर है। ठीक है, हमने अपना फ्रंट एंड चलाया लोकल होस्ट 3000 पे, यहाँ पे देखें 3000 पे चल रहा है हमारा, और हमारा जो बैक एंड है वो कहाँ चल रहा है, लोकल होस्ट 5000 पे। ठीक है, अब फ्रंट एंड को कैसे पता है मैंने क्या कॉल करना है, क्या चीज़ गेट करने के लिए, हमने उसकी डॉट ENV के अंदर डाला हुआ है नेक्स्ट पब्लिक एपीआई यूआरएल 5000 लोकल होस्ट 5000। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं ये कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। ये देखें, अब यहाँ पे क्या एपीआई यूआरएल हमने रखा हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस डॉट ENV से हमने निकाल के यहाँ रखा हुआ है। अब जब भी कोई भी चीज़ हमने गेट करनी होगी, हमने यहाँ पे एक्सियोस कॉल के लिए, मैंने आपको एक्सियोस को बताया था कि एक लाइब्रेरी जो कि यूज होती है एपीआई कॉल्स गेट करने के लिए। अब ये जो एपीआई डॉट गेट है ना, ये क्या कह रहा है, ये जा रहा है लोकल होस्ट 5000 स्लैश एपीआई स्लैश टास्क पे, और ये एपीआई कॉल कर रहा है। ठीक है, ये एपीआई कॉल करने से क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स लेकर आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको पोस्टमैन में देखना चाहें ना, पोस्टमैन का आपको मैंने ख्याल से मैंने नहीं बताया, चलो वो अगले लेक्चर में हम चले जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे पोस्टमैन के अंदर हमने लोकली कैसे एपीआई कॉल्स करनी है। खैर, अभी हमने क्या देखा है, हमने गेट कैसे करनी है एपीआई को। हमने क्या किया, थोड़ा सा वो भी हम अपनी याद करें, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने ऐप बनाई है, सारा कुछ हमने जीपीटी से करवाया, हमने जीपीटी से हमने प्रॉम्प्ट लिया है, और प्रॉम्प्ट हमने कर्सर को दिया है, कर्सर ने हमें ऐप बना के दी थी। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि उसने हमें 2 फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दिए हैं, एक बैक एंड का, एक फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड कहाँ पे चल रहा है हमारा, लोकल होस्ट 3000 पे, और हमारा बैक एंड कैसे चल रहा है, लोकल होस्ट 5000 पे। अब फ्रंट एंड ने कॉल करनी है बैक एंड को, और बैक एंड ने कॉल करनी डेटाबेस और उससे चीज़ें लेकर आनी है। ठीक है, हमने यही पढ़ा अब तक। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फ्रंट एंड में देखा ये एपीआई कॉल हो रही है गेट ऑल की स्लैश टास्क की। क्या करेगा, ये घूमता घुमाता जाएगा बैक एंड में जाएगा राउट्स के पास, राउट्स में जाके क्या करेगा, क्या देखेगा, स्लैश गेट टास्क, यहाँ पे गेट टास्क बाय आईडी, ये इस तरह के ये एपीआई गेट कर रहा है, ये वाली गेट टास्क। ठीक है, ये कंट्रोलर में जाएगा। अब कंट्रोलर में जाके क्या होगा, गेट ऑल टास्क, ये देखें कॉन्स्ट टास्क अवेट टास्क डॉट फाइंड। ये फाइंड का जो फंक्शन है ना, ये मोंगूस लैंग्वेज समझ लें आप, ये यहाँ पे यूज हो रही है, जो कि मोंगोडीबी की अपनी यानी कि समझ लें सिंटैक्स है। वो क्या करता है, टास्क डॉट फाइंड। अब ये मॉडल्स में जाके मोंगोडीबी के अंदर से जाके फाइंड करके लेकर आ रहा है, और ये RES डॉट स्टेटस रिटर्न क्या है, ये रिटर्न कर रहा है सक्सेस स्टेटस, काउंट और उसके लेंथ, और ये डाटा, ये हमें मोंगोडीबी ला के दे रहा है। ये वहाँ पर डाटा आया और हमने वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया। ये वापस गया फ्रंट एंड के पास, और फ्रंट एंड ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। मेरे ख्याल से गेट एपीआई के सबको समझ आ रही है। उसके बाद हम पोस्ट हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं। ठीक है, एडिट कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे हमने जब इसको एक मिनट रिफ्रेश करें जरा, ठीक है, जब मैंने एडिट पे क्लिक किया, ये सारा डाटा यहाँ पे आ गया, फ्रंट एंड ने कर लिया। हम इसके अंदर प्रोजेक्ट के बजाय कहते हैं जी, हम इसमें कर लेते हैं एल्गो का प्रोजेक्ट है ये, और कहते हैं जी क्रूस्कल एल्गो इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके हम ये भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब अपडेट कह रहे हैं हम। ठीक है, इसी की जगह चेंज होगा, ये डिलीट होकर नया नहीं बनेगा, इसकी जगह चेंज होकर डिलीट होना चाहिए। यही हमारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि अपडेट के अंदर ये होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट की चीज़ें चेंज हो जाएं, इस टास्क की चीज़ें चेंज हो जाए, ये आ जाए। अपडेट टास्क में मैंने किया, ये देखें यहाँ पे, हम इसको रिफ्रेश भी करते हैं तो अब ये चीज़ें चेंज हो गई। इस तरह हम मोंगोडीबी के अंदर जाके देखेंगे,
यहाँ पे अभी देखें पुराना आ रहा है वो प्रोजेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखें ये चेंज हो गया, एल्गो प्रोजेक्ट क्रुस्कल एल्गो इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम थोड़ा सा और एडिट करके देखते हैं जी, इसको हम कंप्लीट करके देखते हैं। कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे जाके देखते हैं, ये अपडेट की कॉल आई है और ये कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरे ख्याल सबको समझ आ गया। अब हम देखते हैं डिलीट कैसे होगा। हमने कंप्लीट कर लिया, हम इसको डिलीट भी करेंगे। तो हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रंट एंड हमने डिलीट एल्गो प्रोजेक्ट, हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से चला गया। रिफ्रेश भी चलेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से ये चला गया। तो हमने ये चारों एपीआईज देख ली कैसे काम कर रही हैं और कैसे ये कॉल होती हैं फ्रंट एंड से, बैक एंड कैसे इनको प्रोसेस करता है, और क्या नाम है जो है ना ये सारी चीज़ें कनेक्ट कैसे हो रही हैं। इसमें एक दो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं, वो है कोर्स के। वो तब आएगा जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे। मैं कहता हूँ अगर टाइम कम है तो हम इसको डिप्लॉयमेंट वाला ना, मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा कि इसके अंदर हमने इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, दोनों को अलग अलग कैसे हमने डिप्लॉय करना है। क्योंकि ये देखें अभी तो हम फ्रंट एंड को और बैक एंड को सेम ही मशीन के हमने जो है ना लोकल उस पर चलाया हुआ है। हम अगले लेक्चर वगैरह के अंदर हम देखेंगे कि इनको हम अलग अलग कहाँ पे, जैसे वर्सल पे हमने डिप्लॉय किया था फ्रंट एंड को, बैक एंड को हम कहीं और डिप्लॉय करेंगे और आपस में उनको कनेक्ट कैसे करना है। असल में जो अब जमाना है ना वो सारा इंटीग्रेशन का और कनेक्शन का है। कौन बेहतर इंटीग्रेट और कौन बेहतर ऑटोमेट कर सकता है। अभी तो आप लोग सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमने एआई को यूज कैसे करना है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको एआई से काम करवाने के लिए। क्योंकि अगर आप सिंपली आके यहाँ पे टाइप करने लग पड़ेंगे चीजें, आपसे कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक आपको पता नहीं है कि आपने टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, आप आगे नहीं जा सकते। आप चीज बना तो लोगे लेकिन वो प्रोडक्शन लेवल नहीं होगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड के अंदर ये कॉल्स किस तरह हो रही हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बैक एंड के अंदर कंट्रोलर्स क्या काम कर रहे हैं। जब ये आप सीख जाओगे उसके बाद आप इसकी एफिशिएंसी भी आओगे कि एफिशिएंट इसको कैसे करना है और एक प्रॉपर आर्किटेक्चर कैसे बनाना है। अभी तो हमने टू डू ऐप बनाई है और उसके अंदर हमने देख लिया कि ये किस तरह ऐड टास्क ऐड हो रहे हैं और ये क्या नाम है कैसे डिलीट हो रहा है पोस्ट की, यानी कि पोस्ट की, पे गेट की, अपडेट की, डिलीट की। हमने ये सीखा है अभी तक। ठीक है, इसको भी डिलीट कर लें हम, ये भी यहाँ से डिलीट हो गया।